नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से और आपको बता दें सबसे पहले कि यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज यूपी बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति की अहम बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति बैठक का समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कहा, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कैसे हो इसका आदर्श महिला मोर्चा को बनना चाहिए। आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार राजनीतिक एजेंडे की धुरी बदलने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनके नेतृत्व में जो कार्य देश में हो रहा है वो नए भारत की तस्वीर को पेश करता है, जिसमें एक महिला पिछलग्गू नहीं बल्कि समाज का नेतृत्व करने वाली होगी। उन्होंने कहा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जजों की नियुक्ति हुई है। सबसे ज्यादा महिला राज्यपाल पीएम मोदी के कार्यकाल में हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महिला मोर्चा के प्रभारी श्री विजय बहादुर पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती गीता साक्य जी, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती दर्शना सिंह जी, प्रदेश की महिला मोर्चा की सह प्रभारी श्रीमती अंजुला माहौर जी, आज के इस महिला मोर्चा कार्य समिति की आज के इस बैठक में, इस सम्मेलन में उपस्थित महिला मोर्चा से जुड़ी हुई सभी प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित सभी महिला मोर्चा से संबंधित बहनें, मैं आप सबके इस पूरे सम्मेलन में प्रदेश की राजधानी में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो वहीं इफ्को की ओर से सहकारी सम्मेलन स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीएल वर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुकुट बिहारी वर्मा, सुरेश राणा और विद्यासागर सोनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह सभागार में आयोजित किया गया था, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सहकारिता विभाग ने कोरोना काल में एक तो खाद्यान्न की आपूर्ति किया, दूसरे गल्ला खरीदने का काम हमारा लगातार चलता रहा। खाद की कोई दिक्कत आने नहीं दिया। लोगों के दरवाजे पर बैंक खड़ा हो गया, एटीएम मोबाइल बैंक हमारी खड़ी हो गई, वहां लोगों को पैसा दिया। हम लगातार कोरोना काल में चलते रहे, कहीं भी हम रुके नहीं। उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार पूरी तरह एक माफिया राज था सहकारिता के क्षेत्र में, उसे पूरी तरह समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और पारदर्शिता के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एजेंडे में किसान है, हम किसान को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम किसान को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमने लगातार किसान के हित में फैसले किए हैं। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आज से 2 दिन के लखनऊ के दौरे पर हैं। अनुप्रिया पटेल पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनावों को लेकर अहम बैठक करती नजर आई। बैठकों में पार्टी के विधायक, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी, साथ में जिलाध्यक्ष समेत फ्रंट संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव 2022 के तहत आवश्यक दिशा निर्देश देते भी नजर आए। आने वाले चुनाव को देखते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का संगठन चुनाव को विजय प्राप्त करने की दृष्टि से कैसे संगठन का निर्माण किया जाए और संगठन में जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, इसके लिए हमने पूरे प्रदेश को 4 जोन में विभाजित करते हुए जोनवार प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जिनकी देखरेख में संगठन की सारी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। हमारी अपनी पार्टी की विचारधारा और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो काम किया जा रहा है, उन सारी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है और इन सारे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी कल जो हमारी जिला स्तरीय बैठक प्रस्तावित है, जिसमें हमारे सारे जनपदों के जो अध्यक्षगण हैं वो सम्मिलित होंगे, उनको ये सारी जानकारियां दी जाएंगी।
तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? अनुप्रिया पटेल इस समय राजधानी लखनऊ में है। ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अनुप्रिया पटेल ने ये बात साफ कही है कि विधानसभा चुनावों की तैयारी के मद्देनजर वो राजधानी आई हैं, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स क्या इसके पीछे हो सकती है क्या? और देखिए पूजा, बीजेपी का दल तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि जो उसकी जमीनी हकीकत है उसको कहीं ना कहीं सुधारे, क्योंकि 5 साल हो गए हैं। अपना दल के जो कार्यकर्ता थे वो आज हताश हैं। इसी को लेकर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले लखनऊ आई थी और 2 दिवसीय दौरे पर आज जिस तरीके से पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कई परिवर्तन किए हैं। महिला अध्यक्ष जो अपना दल की हैं वो जो अनुप्रिया पटेल, उन्होंने चेंज कर दिया है। अलका पटेल को महिला अध्यक्ष का जो पदभार दिया गया है और साथ ही साथ अभिषेक चौबे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको विधि प्रकोष्ठ का बनाया गया है। तो यानी कहीं न कहीं उसको लेकर और बड़ा एक परिवर्तन किया गया है कि पार्टी में जो बुके देकर एक स्वागत करने का जो प्रथा थी उसको समाप्त कर ये जो महापुरुषों की फोटो है उनको देने की बात कही गई है। तो यानी कहीं न कहीं पूजा अब जमीनी हकीकत पर अनुप्रिया पटेल भी उतर चुकी है और अब जिस तरीके से घटक दल है बीजेपी का सहयोगी दल है उसको बराबर साझेदारी के लिए लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश पे जो उनकी साझेदारी थी, जो उनके विधायक थे, जो उनकी सीटें हैं वो बरकरार रहे और लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। मेरे ख्याल में शायद तमाम दर्शक जो इस समय आपको सुन रहे हैं वो भी ये बात समझना चाहेंगे कि अभी पिछले दिनों अमित शाह के साथ में मुलाकात थी, संजय निषाद की भी और अनुप्रिया पटेल की भी। उनसे साफ तौर पर कहा गया कि आप वो गणित समझाइए, किस गणित से आप हमको हमारे लिए सहयोगी या उपयोगी हो सकते हैं। क्या उस गणित की, उस समीकरण की तैयारी माना जाए अनुप्रिया पटेल का ये दौरा? बिल्कुल पूजा, ये कहा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जनाधार है वो कहीं न कहीं कम हुआ है अपना दल का। ऐसे में जो बीजेपी है अपनी दोस्ती बरकरार रखने के लिए एक बार परीक्षा जरूर लगी अपना दल का। इसी वजह से लगातार अनुप्रिया पटेल अपने जिलाध्यक्षों की बैठक को लेकर या फिर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी लगातार उनकी अब चर्चा करके या फिर उनकी ट्रेनिंग करवा के लगातार जनता में बने रहने और अपनी जो सीटें हैं उन पर दावेदारी, यानी जो अमित शाह की जो साथ बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर बार्गेनिंग को लेकर हुई थी। अब अनुप्रिया पटेल को यह साबित करना पड़ेगा कि उनके पास जनाधार कितना है, क्योंकि उनकी जो बहन है, उनकी मां है, वो कहीं न कहीं दो धड़ है उस अपना दल की पार्टी में, वो दूसरा धड़ है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है। तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल के सामने मुश्किलें बहुत हैं। अब ऐसे मुश्किलों में अपना बिल्कुल आंतरिक चुनौतियां हैं, बाहरी चुनौतियां हैं और अपने दल जिनकी सहयोगी है अपना दल सोनेलाल, उसके लिए भी चुनौतियां हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अनूप जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा और समझा कि किस तरीके से अनुप्रिया पटेल इस समय चुनौतियों के दौर से गुजर रही हैं और उसी चुनौती, उसी समीकरण की प्रिपरेशन के मद्देनजर वो राजधानी लखनऊ में है। 2 दिवसीय दौरा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली के चाहर से सपा विधायक मनोज पांडे के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना बयान उन्होंने वापस लिया या यूं कहें कि सफाई दी है और कहा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर नहीं बल्कि नीरव मोदी पर टिप्पणी की थी। तो वहीं उन्होंने, मनोज पांडे ने अपने विरोधी राजनीतिज्ञों पर आरोप लगाया और कहा कि मेरे बढ़ते प्रभाव से परेशान होकर लोगों ने इस तरह की हरकत करी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त एक प्रधान की जांच की गई जिसमें वो दोषी पाया गया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि विधायक ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं की थी। लोगों ने आगे पीछे का वीडियो कट करके वीडियो को एडिट किया था, उसके बाद ये वीडियो पेश किया गया था। संवैधानिक दायित्व पर है, मैं भी एक संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इस तरह की टिप्पणी किसी भी संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति के या नॉन संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कभी मैंने नहीं की। मुझे दुख है कि बिना कोई उसकी जांच कराए हुए सरनेम के आधार पर एफआईआर में लिखा गया कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के मैंने कोई टिप्पणी की है। मैं आज आपके माध्यम से स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि जो साजिशकर्ता मेरे राजनीतिक विरोधी हैं और राजनीतिक विरोधी हमारी जो छवि को खराब करना चाहते हैं वो इससे बाज आए और इस चीज की जांच होनी चाहिए कि अगर बिना सरनेम, एक सरनेम को लेने से किसी व्यक्ति का नाम कैसे जोड़ा जा सकता है, और अगर मैं नीरव मोदी की बात कर रहा हूं तो एक सरनेम पर उसे दूसरे के ऊपर कैसे आरोपित किया जा सकता है।
मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में शामिल हुए लाखों की भीड़ को देखकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ किसानों की और दूसरी तरफ पूर्वी यूपी में शिक्षकों और आम जनता की अभूतपूर्व एकजुटता ने दिखा दिया कि बीजेपी की दमनकारी, विभाजनकारी, दंभी सत्ता अब कभी वापस नहीं आएगी। ये भाजपा के कहर के खिलाफ जनमत की लहर है। भाजपा खत्म नहीं चाहिए भाजपा। और ठीक इसी तरीके से मायावती ने भी ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कल हुई किसानों की जबरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय रहा। इससे निश्चय ही सन 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, किंतु ये बहुतों को असहज भी करेगी। किसान देश की शान है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से भाजपा की नफरत से बोई हुई उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कल मंच से अल्लाहू अकबर हर हर महादेव का नारा दिया था और अब इस नारे को लेकर के भी सियासत तेज हो गई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के गेट पर किसानों ने अपना डेरा जमा लिया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला किसान शामिल हैं। किसानों ने खाने पीने का सारा इंतजाम किए हैं। मामला गाजियाबाद विकास प्राधिकरण आवासीय योजना मधुबन बापू धाम से जुड़ा। बताया जा रहा है कि जब जीडीए ने यहां जमीन अधिग्रहित की थी तो किसानों के मुताबिक ये कहा था कि अगर मुआवजा बढ़ेगा तो किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। लेकिन अब किसानों का आरोप है कि 6 गांव के किसान जिनकी करीबन 800 एकड़ जमीन जीडीए ने दी थी, अब उसका बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हमारी फ्री में जमीन ले ली, हम अपने बच्चों का गुजारा कैसे करें? जीडीए ने अब झूठ बोल के औरों को तो दे दिया घड़ा और हमें दे दिया थोड़ा, इसलिए आए। सब बराबर होना चाहिए। 2004 में जमीन एक्वायर हुई थी हमारी और 2007 में समझौता हुआ था 1100 रुपए वर्ग मीटर, और उसमें क्लोज थी कि अगर भविष्य में इस जमीन का कोई मुआवजा बढ़ेगा तो आप लोगों को मिलेगा। अब भविष्य में हमारा 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 6000 रुपए मीटर, 6900 रुपए मीटर और 14,000 वर्ग मीटर का मुआवजा तय कर दिया। तो अब हमारा कहना है कि उसी हिसाब से हमारा मुआवजा दो। और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में लखनऊ के इको गार्डन पर महापंचायत जारी है। महापंचायत में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। इको गार्डन हम लेकर रहेंगे आरक्षण के नारे से गूंज उठा। चंद्रशेखर ने कहा, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया। आपको बता दें, चंद्रशेखर की अगुवाई में प्रदर्शन को बड़ा किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप में कई शिक्षक अभ्यर्थी आज यहाँ पे ये आंदोलन संवैधानिक अधिकारों के लिए आंदोलन शांति यहाँ बन रहा है। रात को यहाँ लेटा रहा क्योंकि वो चाहता सरकार जाग जाए। सरकार अब नहीं जागना चाहती तो दलित इसमें जवाब देंगे। 4 महीने बचे इलेक्शन में, कितना बड़ा मुद्दा लगता है? इसके अलावा और इन्हीं दलित हितों के दम पे केंद्र में और स्टेट में भारतीय जनता पार्टी आई थी। अगर ये दलित हित के खिलाफ हो गए ना तो मैं लिख के देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जमानतें जब्त हो जाएंगी। जिनके लिए इनके अधिकारों को छीना जा रहा है वो भी नहीं बचा पाएंगे। उनकी आबादी इतनी सी, उस आबादी से नहीं जीतेंगे। ये आबादी तय करेगी। 75 जिलों के लोग हैं। जब जाके अपने गांव में, अपने घर में बताएंगे कि भाजपा के लोगों ने हमारी बहनों को पीटा और हमारा हक अधिकार खा गए, तो इनके लोग वोट देंगे भाजपा को? नहीं, फिर क्या होगा?
बाबा जी मठ में आरती कर रहे होंगे, वही करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सभी छोटे दलों से हम समझौता करेंगे, जो भी भाजपा को हराना चाहते हैं। आपका किस तरह का वोट रहेगा उनके साथ? सबको कहिए ना आए यहाँ, यही तो वोट देंगे। इनके बीच में आके कहे जो कुछ कहना, अब टीवी पे बैठे कहने से नहीं, इनके बीच आके कहने से काम चलेगा। पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर आप समर्थन शुरू से सबसे ज्यादा अगर उनके आंदोलन कोई शामिल हुआ, उन्होंने किसी को शामिल रखा, आने का मौका दिया स्टेज पे, तो चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि वो जानते हैं ये आदमी राजनीति से नहीं, ये क्रांतिकारी आदमी लड़ने के लिए। तो प्रदेश की राजनीति में कितने प्रत्याशी आपको कर सकते हैं? समय अभी तो सब हमारे प्रत्याशी इन्हीं को लड़ा देंगे जो शिक्षक अभ्यर्थी, अगर इनको नौकरी नहीं मिली, इनको नेता बना देंगे। ठीक है। खटीमा से शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जसपुर और फिर काशीपुर पहुंची थी। उसके बाद आज यात्रा रुद्रपुर पहुंची है। यहां परिवर्तन यात्रा का समापन किया जा रहा है। यात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। महंगाई, कृषि कानून, बेरोजगारी और किसानों की दुर्दशा का हवाला देते हुए भाजपा सरकार को फेल बताते हुए कांग्रेस को जुटाने की अपील जनता से की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने काशीपुर को कांग्रेस का मायका बताते हुए भावनात्मक रिश्ता जोड़ने का प्रयास किया था। आपको बता दें, कांग्रेस की परिवर्तन रैली में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस हर दांव पेच लगाने को तैयार है और पुरजोर कोशिश भी कर रही है। देहरादून में बैठी हुई जो ये सड़ी गली सरकार है, जन विरोधी सरकार है, जो मजदूरों, नौजवानों, किसानों, छोटे मध्यम व्यापारियों, छोटे कारोबारियों, सबके हितों के खिलाफ काम कर रही है। उसको बदलना है और उसकी जगह पे एक ऐसी सरकार को लाना है जो जन कल्याण पर आधारित सरकार हो, जो किसानों के लिए फैसला ले, जो महिलाओं के लिए फैसला दे, जो रोजगार की वृद्धि करने का काम करे। ऐसी सरकार लाना हमारी परिवर्तन यात्रा का मकसद है, जिसके माध्यम से हम एक खुशहाल, समृद्ध और आगे बढ़ता हुआ उत्तराखंड बना सकें। तो रुद्रपुर में आज कांग्रेस की परिवर्तन रैली लगातार जारी है और समापन हो रहा है। यहां पर कंचन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कंचन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बोलिए बोलिए। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रुद्रपुर के अम्बेडकर चौक पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का इस समय संकलन चल रहा है। इसके अलावा प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोविंद हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी हैं और हरीश रावत सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के जो प्रोजेक्ट हैं, जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आप पीछे की जो भीड़ है, कंचन मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर इस समय और हरीश रावत मंच से संबोधित कर रहे हैं। निशाना बीजेपी के ऊपर पुरजोर है और कोशिश की जो तमाम कमियां हैं शासन के दौरान सत्ता की, वो जनता के सामने उजागर की जाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पतंजलि योगपीठ ने हरिद्वार के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ उनकी आय बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार के लाल ढांग का दौरा किया। उनके साथ पहुंचे कृषि विशेषज्ञों ने कृषि भूमि का निरीक्षण भी किया। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने किसानों से बातचीत करते हुए उन्हें पतंजलि योगपीठ की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि पतंजलि लाल ढांग क्षेत्र के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ अत्याधुनिक खेती के गुण भी सिखाएगी। आज हमारी इच्छा थी इधर लाल ढांग के क्षेत्र में यहाँ के ग्रामीण भाइयों से मिले, उनसे बात करें। आज मैं यहाँ पर आया, मुझे अच्छा लगा। और पतंजलि योगपीठ जिस तरह से पूरे किसान, देश के किसानों के लिए पतंजलि सोचती है, तो यहाँ पर भी इन किसान भाइयों के लिए यदि कुछ अच्छा हो सकेगा तो पतंजलि करेगा। जिसमें जैसे भी हमारी बात हुई ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम या बाकी जितने भी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर धरातल पर उतारने के लिए जो भी काम हो सकेगा हम लोग करें। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।